मैम अनम्यूट कर लीजिए। Tooth was a teenager when he died. Tooth teenager था, उसकी एज बहुत कम थी when he died, जब उसकी मृत्यु हुई. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. वह last heir, एक powerful family का last उत्तराधिकारी था that had ruled Egypt and its empire for centuries, जिसने इजिप्ट पर शासन किया और कई वर्षों तक उसका एम्पायर रहा. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे गोल्ड से लाद दिया गया. इट मीन्स कि उसके कॉफिन में बहुत सारा गोल्ड रखा गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया. और इवेंचुअली मीन्स धीरे धीरे एज टाइम पास अवे, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला गया, यह घटना भुला दी गई. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what has happened to him. जब तक कि उसके मकबरे की खोज 1922 में हुई, यानी 1922 में उसके टॉम की खोज हुई और फिर मॉडर्न वर्ल्ड में हैज स्पेकुलेटेड, चर्चाएं होने लगी अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ. Tut was a king. He बिलोंग टू इजिप्शियन. वो इजिप्शियन एज का एक किंग, इजिप्शियन से बिलोंग करता था, मिस्र का था और वो एक राजा था. लेकिन उसकी मृत्यु बहुत कम एज में हो गई और जब वो उसकी मृत्यु हुई तो उसे गोल्ड से लाद दिया गया और धीरे धीरे इस घटना को भुला दिया गया. लोग भूल गए. लेकिन 1922 में उसके मकबरे की खोज हुई. तब मॉडर्न वर्ल्ड में उसकी मृत्यु के बारे में स्पेकुलेशन होने लगी, चर्चाएं होने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे वो इतनी यंग एज में मर गया. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसके मर्डर होने की जाने लगी कि उसकी मृत्यु ऑर्डिनरी मृत्यु नहीं है, उसको मारा गया है. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. Now leaving his tomb for the first time, पहली बार उसके मकबरे के पश्चात इन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, जब तक उसकी मकबरे की खोज हुई उसके लगभग 80 ईयर्स बाद Tut has undergone a CT scan. Tut की बॉडी का एक CT स्कैन किया गया that offers new clues about his life and death, जो कि उसके जीवन और मृत्यु के विषय में नए क्लूज उत्पन्न करते हैं, जिससे कि उसके जीवन और मृत्यु के विषय में नए रहस्य उजागर हुए. एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंसंट्रेशन ऑफ द बॉयज फेरो. इससे बॉयज फेरो के बारे में, वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बारे में एक प्रिसाइज डेटा मिला कि तुट की मृत्यु कैसे हुई, उसके साथ क्या हुआ, ये सब जब मृत्यु हुई तो उसके साथ कैसे हुआ, तो ये सब इसके बारे में एक तथ्य उजागर हुए. एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब किंग तट की बॉडी को सीटी स्कैन करने के लिए वैली ऑफ द किंग्स के क्या है कि ये वैली ऑफ द किंग्स उसकी सिमेट्री नोन है कि अंतिम संस्कार की एक घाटी है, यानी अंतिम संस्कार की एक जगह है जहां पर उसको दफनाया गया था. उसको किस नाम से जाना जाता है? वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है. तो जब उसकी बॉडी को सीटी स्कैन के लिए वैली ऑफ द किंग्स से बाहर निकाला गया तो दिन बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, यानी नेचर अपना बदला लेने लगी. डार्क वैली क्लाउड हैड स्टडीड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड डे. डार्क वैली, बहुत बड़े बड़े काले बादल पूरे आकाश में छा गए और जो स्टार्स थे वो ग्रे कलर के हो गए. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. यह 5 जनवरी 2005 के 6 बजे की बात है, शाम के 6 बजे की बात है. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. वर्ल्ड की फेमस ममी जिसको कि CT स्कैनर में सिर के बल से डाला गया, उससे उसके बारे में
जिसकी मृत्यु की लगभग 3300 वर्ष पहले हुई थी, उसके बारे में मेडिकल मिस्ट्रीज का पता लगाने के लिए उसका सीटी स्कैन किया गया। मतलब क्या है कि इसकी मृत्यु के पश्चात कितने सालों बाद उसकी मम्मी, जब उसका टॉम मिला तो उसकी जो मम्मी प्राप्त हुई, लोगों ने तब उसकी मृत्यु के बारे में चर्चाएं करनी शुरू कर दी। फिर उनकी बॉडी का सीटी स्कैन किया गया तो बस देखिए कितना लंबा समय उसके बाद स्पेंड हो गया। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock cut from some 26 feet underground to pay their respects. दोपहर से ही जो टॉम था, जिसको कि 26 फीट काट कर रॉक्स को 26 फीट काट कर मतलब नीचे गहराई में बनाया गया था, वहां से टूरिस्ट की एक लंबी लाइन उनको अपना रिस्पेक्ट देने के लिए उनके टॉम में मकबरे में उतरने लगी। तो जो टूरिस्ट की लाइन थी, उन्होंने वहां पर क्या किया, दे गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉक ऑफ द burial chamber and peered at the tooth glided face, the most striking features of his mummy shaped outer coffin lid. उन्होंने जो दीवारों पर म्यूरल्स में पिक्चर्स लगी हुई थी टच की, बरियल चैम्बर में जो पिक्चर्स लगी हुई थी दीवारों पर, उन्हें ग्लाइडेड फेस, उनमें टूथ की ग्लाइडेड चमकते हुए फेस को बहुत ध्यान से देखा किसने, टूरिस्ट ने। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स, और टूथ की जो सामान मिले उनमें सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या था, तो उसकी कॉफिन का आउटर लिड था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन द विस्पर, वहां पर जो टूरिस्ट थे, विजिटर्स थे, कुछ क्या कर रहे थे, दीवारों पर लगे हुए के जो फेस था उसको बहुत अच्छे से देख रहे थे, जो पिक्चर्स लगी हुई थी उनको बहुत अच्छे से देख रहे थे, और कुछ वहां पर रखी हुई गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे और धीरे धीरे एक दूसरे से बोल रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डिंग टच अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी टच की मृत्यु कैसे हो गई, इतनी कम उम्र में टच की मृत्यु कैसे हो गई। और वॉन्डरिंग विद अ शिवर इफ द pharaoh's curse, death or misfortunes falling upon those who disturb him was really true, और शायद मैं यह सोचकर दुखी हो रही हूँ कि ये फेरोज का कर्ज है, तो उसको फराव के नाम से जाना जाता है कि उसका कर्ज है, उसका अभिशाप है कि क्यों उन्होंने टच को, वो तो अपने रेस्टिंग प्लेस पर रेस्ट कर रहा था, वहां से उसकी बॉडी को बाहर निकाला है। तो जिन लोगों ने यह काम किया है उनके ऊपर उसका कर्ज पड़ेगा, डेथ और मिसफॉर्च्यून उसके साथ होगा। मतलब क्या था बेटा, इसमें क्या माना जाता था, जो कि इजिप्ट का वहां पर यह माना जाता था कि आफ्टर डेथ द पर्सन लिव अलाइव, मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति क्या रहता है, जीवित रहता है। ही टेक्स हिज लाइफ इजीली आफ्टर डेथ, वहाँ वो क्या करता था कि जब मृत्यु के पश्चात भी अपने जीवन को इजीली स्पेंड करता है। दे बिलीव इन रीबर्थ, वो पुनः जन्म में विश्वास करते थे। तो वो क्या करते थे कि मृत्यु के बाद जब किसी की बॉडी को दफनाया जाता था, मिस्र में क्या होता था, कॉफिन में दफनाने की प्रथा थी, तो उनके कॉफिन में बहुत सारा गोल्ड और डेली यूज की चीजें वगैरह रख देते थे। तो जब तो उसकी बॉडी को उसके टॉम से बाहर निकाल, जब उसके टॉम को खोजा गया तो वहां पर बहुत सारे गोल्ड के सामान मिले, 3 कॉफिन उसके साथ दफनाए गए थे और काफी डेली यूज की चीजें मिली। और जब उसके टॉम में टूरिस्ट की एक लंबी लाइन उतरने लगी तो वो ये देखने लगी कि यहाँ पर क्या क्या है। कुछ विजिटर्स वहां पर चुपचाप खड़े हुए थे और ये सोच रहे थे कि टूट तो मृत्यु के पश्चात अपने रेस्टिंग प्लेस पर, कहाँ पर, वैली ऑफ द किंग्स में रेस्ट कर रहा था, क्यों इन लोगों ने टूट की बॉडी को वहां से बाहर निकाला। अब टूट का उस पर अभिशाप पड़ेगा, कर्ज पड़ेगा, जिससे कि इन लोगों की मृत्यु होगी या कोई मिसहैपनिंग इन लोगों के साथ होगी। The mummy is in a very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jai Hawass, Secretary General of Egypt, Supreme Council of Antiquities. क्या था कि टूथ की बॉडी, टूथ के टॉम को हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में खोज निकाला था। और जो हार्वर्ड कार्टर थे, उनके जो लोग थे, उन्होंने टूथ की मम्मी को बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि टूथ की बॉडी के साथ बहुत ज्यादा ज्वेलरीज, एंटिक चीजें थी। वो लेने के लिए वो किसी तरह से उन्होंने टच की बॉडी से लिया। वो इट विल बी डिस्कस और एक्सप्लेन फर्दर, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको कि कैसे उन्होंने उस चीज को निकाला था। तो जाई हवास जो थे, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज यानी पुरातत्व विभाग के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे जाई हवास। उन्होंने कहा कि टच की बॉडी के साथ
कार्टर ने जो कुछ किया, टुट की मम्मी के साथ जो कुछ किया, तो उससे यह मम्मी बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में हो गई। और उन्होंने यह बात कब कही? एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वो पहली बार ध्यान से बोरी के ऊपर झुककर उसको देख रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही। अब कार्टर कौन थे उसके बारे में बताया गया है। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड द टॉम आफ्टर इयर्स ऑफ fertile सर्चिंग। हावर्ड कार्टर ने 1922 में, जो कि एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, कौन? हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने की कई बार के निरर्थक प्रयास के फलस्वरूप 1922 में टुट की बॉडी को खोज निकाला। इट्स कंटेंट दो हैज इट ransacked in antiquity। एंटीक चीजों को प्राप्त करने के लिए जो इसके पास सामान रखा हुआ था, टुट की बॉडी के साथ जो सामान रखा गया था, कंटेंट्स रखे गए थे, वो जल्दी से यक्ति लूट लिए गए। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द प्राउड लेजेंड। और उस समय तक पाया जाने वाला ये सबसे ज्यादा रिचेस्ट कलेक्शन माना गया। कौन सा? टच का जो टॉम था, उसके साथ जो जो सामान मिला वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट कलेक्शन माना जाने लगा, और जो कि फराओ की दंत कथा का एक पार्ट बन गया। स्टनिंग आफ्टर फैक्ट इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी रीएश्योरेशन। वो क्या था कि जो उसके साथ सामान मिला वो हमें पुनः जीवन की गारंटी देता है, कि मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है, इस बात की गारंटी देता है। कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, इसने उस समय, जिस समय टुट की खोज हुई थी, मकबरे की खोज हुई थी, उस समय लोगों के बीच में एक सेंसेशन सा उत्पन्न कर दिया, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसकी तरफ लोगों का ध्यान और भी ज्यादा केंद्रित हो गया। बट टच वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही had wanted in afterlife। टुट की बॉडी को उन सभी चीजों के साथ दफना दिया गया जिनकी कि उन्हें मृत्यु के पश्चात अपना जीवन स्पेंड करने के लिए आवश्यकता थी, जैसे बोर्ड गेम, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। इन सब चीजों के साथ उसकी बॉडी को दफनाया गया। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his 3 nested coffins। कई महीनों तक उसके फनरी ट्रेजर्स अंतिम संस्कार के समय दफनाए गए खजाने को इन्वेस्टिगेट करने के पश्चात, रिकॉर्ड करने के पश्चात, कार्टर ने टुट की बॉडी के साथ दफनाए गए 3 नेस्टेड कॉफिन को, यानी कॉफिन को की खोज करनी शुरू कर दी। और ओपनिंग द फर्स्ट, जब उन्हें 3 कॉफिन मिले, तो उन्होंने जब पहला कॉफिन खोला, तो ही फाउंड द शाउट एडोर्न्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। बेटा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो ही पहला कॉफिन खोलने पर उसको क्या मिला? ही फाउंड द शाउट, उन्हें उसमें से एक कफन मिला, एडोर्न विद गार्लैंड, जो कि गार्लैंड और विलो और ऑलिव लीव से डेकोरेटेड था। वाइट सिलेरी, उस पर वाइट सिलेरी थी, जंगली अजवाइन लगी हुई थी, लोटस पेटल्स थे, एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। और उसके साथ कॉर्नफ्लावर थे, जिससे कि ये पता चलता है कि टुट की मृत्यु मार्च और अप्रैल में हुई होगी। क्यों, कैसे पता चलता है कि ये जो क्रॉप थी, मार्च और अप्रैल की क्रॉप थी? व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, और जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, वो परेशानी में फंस गया। कौन? हावर्ड कार्टर परेशानी में फंस गया। बाय द रिचुअल डिजाइन हैड hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin। जो डिजाइन उसके साथ यूज की गई थी मम्मी बनाने के लिए, उसकी बॉडी को मम्मी में चेंज करने के लिए जो डिजाइन यूज की गई थी, उसने टच की बॉडी को इतना हार्ड कर दिया था कि वो जो उसकी बॉडी थी, उसकी जो मम्मी थी, कॉफिन के पार्ट से बुरी तरह से चिपक गई थी, बॉटम में पूरी तरह से चिपक गई थी। और उसका कॉफिन किसका बना हुआ था? गोल्ड का कॉफिन बना हुआ था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, पूरी की पूरी ताकत लगाकर यानी पूरी की पूरी सेना लगकर भी उसको हिला नहीं सकी। कार्टर रोट लेटर, इसके बाद कार्टर ने लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इजिप्ट में क्या माना जाता था कि जो सन हीट होती है वो हैमर का काम करती है। जैसे कि हैमर से किसी भी चीज को तोड़ा जा सकता है, ऐसे ही सन हीट के द्वारा किसी भी चीज को अलग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द डिजाइन, और कार्टर ने भी सन हीट का यूज
डिजाइन को ढीला करने के लिए किया, यानी टुट की बॉडी को उसके कॉफिन से बाहर निकालने के लिए किया। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. कई घंटों तक उन्होंने टट की मम्मी को इन ब्लेजिंग सनशाइन यानी सूरज की तेज रोशनी में रखा, that heated it, जिसने कि इसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट कर दिया। Nothing but, लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। He reported with scientific detachment that, और फिर उसने साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ लिखा, द consolated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains. किंग्स के रिमेन्स को उठाने के लिए, यानी उसकी बॉडी को उठाने के लिए और उससे गोल्ड को अलग करने के लिए तो उसकी बॉडी को चिजल अवे, छेनी और हथौड़े से काट काट कर अलग करना पड़ेगा। यानी टट के साथ इतने ज्यादा गोल्ड था कि अगर उसको लेना है तो हमें टट की मम्मी को उसके हाथ और पैरों को, गर्दन वगैरह को काट काट कर अलग करना पड़ेगा, तभी हम वो चीज ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और डिफेंस में अपनी रक्षा करने में कार्टर के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, और उसने क्या कहा कि अगर वो मम्मी को कॉफिन से अलग नहीं करता और उससे गोल्ड सारा नहीं ले लेता तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, तो जो थीव्स हैं वो निश्चित रूप से गार्ड्स को सर्कमवेंटेड यानी धोखा दे देंगे एंड राइट इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और टट की बॉडी को काट काट कर अलग फेंक देंगे टू रिमूव द गोल्ड, गोल्ड लेने के लिए। क्या था कि हार्वर्ड कार्टर जो था एक आर्कोलॉजिस्ट था, वो म्यूजियम में इन एंटीक चीजों को रखता, और अगर वो बॉडी को और सीधे से आसानी से उस गोल्ड को वहां से नहीं लिया जा सकता था, तो हार्वर्ड कार्टर ने क्या कहा कि उसकी बॉडी के पार्ट अलग करके वो गोल्ड हम ले सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो निश्चित रूप से गार्ड को धोखा देंगे, गार्ड किनको, जो कि तुर्की के टॉम के बाहर रक्षा कर रहे हैं, उनको धोखा देंगे और अंदर आ जाएंगे और तुर्की बॉडी का बहुत ज्यादा खराब कर देंगे और वो किसी भी तरह से उससे गोल्ड ले लेंगे। In such times, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. टुट के टाइम में जो रॉयल्स लोग थे, राजशाही परिवार जो होता था, वो फेबुलसली आश्चर्यजनक रूप से सरप्राइजिंग वेल्दी होता था, यानी बहुत ज्यादा धन दौलत वाला परिवार होता था। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे और होप उम्मीद करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो इस जन की धन संपत्ति को मृत्यु के पश्चात भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस जन की चीजों को अपने साथ मृत्यु के बाद ले जा सकते हैं? पॉसिबल है? नो, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन वहां पर लोग, इजिप्ट में लोग यही मानते थे, और जो राजशाही परिवार होता था वो अपार धन संपत्ति वाला होता था। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यानी अपनी असीमित जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए वो इस संसार की रिचेस को, धन संपत्ति को अपने साथ, इस जन की धन संपत्ति को अपने साथ नेक्स्ट जन में ले जा सकते थे। King Tut was lavish with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, stays for his fingers and toes. इसीलिए टुट की बॉडी को उन्होंने ग्लिटरिंग गुड्स, बहुत ज्यादा चमकते हुए सामानों के साथ लाद दिया गया, जिसमें कि प्रीशियस कॉलर्स थे, इनलेड नेकलेस थे, ब्रासलेट्स थे, रिंग्स थे, एमुलेट्स जिसको कहा जाता है ताबीज वगैरह जो राजा लोग पहनते थे। एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन था, मास्क था, फुल ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, वो सभी चीजें प्योर गोल्ड से बनी हुई थी। टू सेपरेट टच फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, उसको उसके गहनों से, एडोर्नमेंट्स यानी सजाने वाले सामानों से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सीवर नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कार्टर के व्यक्तियों ने उसके सबसे पहले हेड को अलग किया और उसके बाद उसके मेजर पॉइंट्स को अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और उन्होंने वो सब सामान ले लिया, और जब उनका काम पूरा हो गया, दे रिजेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। उन्होंने वुडन बॉक्स पर एक सैंड की लेयर बिछाई और उस पर टुट के रिमेन्स यानी जो गर्दन वगैरह थी वो सब पार्ट ऐसे रख दिए, जिससे कि पैडिंग दैट कंसील द डैमेज द बेड वर्क टू टच नाउ रेड,
जिससे कि वो जो डैमेज की मम्मी के साथ हुई थी, बॉडी के साथ हुई थी, वो सब छिप गई। और अब क्या माने जाना लगे कि यह टट का बेड है, जहाँ पर कि टट क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। तो देखिए बेटा कितना सारा गोल्ड ग्लिटरिंग उनके